हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इससे रिलेटेड मैं आगे बता चुका था। उसी प्रकार से मैं आपको ये भी बताया था कि जिस तरह से फिजिकल जो स्टेट होते हैं उसमें देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सॉलिड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और एक होता है यहाँ पे देखो कितना 1 2 3 4 और एक होता है 5। इसको हम बोलते हैं बॉस कंडेंसेट, यानी कि एक और यहाँ पे लिखो, इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ। इसका पूरा नाम इस तरह से देखो यहाँ पे, बॉस आइंस्टीन, ये एन है, सॉरी मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। अब देखो ये होता क्या है, आपको मन में होता होगा ये प्लाज्मा, मैं आपको बता चुका था इससे पहले भी प्लाज्मा किस तरह से होता है। मैं अगर नहीं है आपको पता है तो मैं आगे के लेक्चर में ये बता दूंगा प्लाज्मा क्या होता है। तो सॉलिड आप जान चुके हो, लिक्विड जान चुके हो, गैस जान चुके हो, प्लाज्मा भी लगभग में आप जान चुके हो, लेकिन इसका नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो ये मैं बताता हूँ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस पर अभी रिसर्च हो रहा है। ये देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जिसे हेट्रोजीनियस यानी चार्ज हेट्रल कोलाइट्रल जो जेनेवा में उपस्थित है, कहाँ है, जेनेवा में है। इसमें पार्टिकल को, दो पार्टिकल को आपस में भिड़ाया गया, दो पार्टिकल को आपस में भिड़ाया गया, यानी कि लड़ाया गया। दो पार्टिकल को जब आपस में लड़ाया गया, पार्टिकल का मतलब वो बड़ा पार्टिकल नहीं समझना, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का बहुत छोटा पार्टिकल, एटम से भी छोटा साइज का, उसे जब लड़ाया गया आपस में, वो भी लाइट के स्पीड में लड़ाया गया। तो अब मैं वो भी बताता हूँ उस पार्टिकल का नाम क्या था। उस पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसॉन, जिसे आप गॉड पार्टिकल भी कहते हो, हिग्स बोसॉन, इसका नाम हिग्स। हालांकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन। ये जब लाइट के स्पीड से लड़ाया गया, यानी कि ये जो पार्टिकल है इसका नाम हिग्स बोसॉन है, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, जब लाइट की स्पीड में लड़ाया गया तो वहाँ पे अभी रिसर्च इस पे चल रहा है, यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो पांचवा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट जो है इसका पांचवा एक नेचर है। ये आपको जमीन, आपको नॉलेज देने के लिए मैं इतना बताया। आज का जो बेसिक नॉलेज जो आपका छूट गया था, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं। जैसे कि गैस के रूप में पाए जाने वाला एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट यानी तत्व, उसका संख्या होता है कितना, गैस के रूप में पाए जाने वाला 11, यानी कि 11। उसी तरह सॉलिड के रूप में पाए जाने वाला होता है एलिमेंट 105, 105। एंड लिक्विड के रूप में पाए जाने वाला 2, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है 2, इसमें नाम है एलिमेंट का। क्लियर। उसी तरह आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि होता है इसमें, ये कि ये लैब में बनाया जाता, वो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि आखिर लैब में किस तरह से बनाया जाता है आर्टिफिशियली। तो बनाया गया है आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से मानव निर्मित एलिमेंट 26 यानी 26। उसी तरह हमारे नेचर यानी प्राकृतिक में जो एलिमेंट बनाया गया, यानी कि बनाया गया, सॉरी, भगवान द्वारा, अर्थात कह सकते हो आप, यानी कि प्राकृतिक रूप से एलिमेंट कुल कितना था, तो 92 था, 92 ठो। उसी तरह मेटल, धातु कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, 93, इतना धातु है 93। और नॉन मेटल कितना है, यानी कि अधातु, तो आप ये है 18 है नॉन मेटल यानी अधातु। तो मेटलवाइड जो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है इसमें, वो मेटलवाइड कहलाते हैं, यानी कि उपधातु, यानी दोनों का गुण जिसमें हो, तो वो कितने हैं, 7। ये भी मैं बता दूंगा आगे के लेक्चर में, जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। क्लियर। इतना आपको बेसिक नॉलेज है, ये हमेशा आपको याद रखना। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करो, उसके लिए मैं ट्रिक हमारे पास है, मैं आपको वो दे दूंगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है कि 11th-12th में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ये आपको कंपटीशन तक में काम आएगा। ये आप इसको अच्छे से नोट कर लो और याद कर लेना। चलिए मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो,
परमाणु और अणुओं के मध्य में क्या अंतर होता है? आपके मन में सवाल उठता होगा, क्या परमाणु और अणु दोनों एक जैसा नाम लगता है सुनने में, तो आखिर ये दोनों में अंतर क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूज़न होता होगा कि आखिर एटम एंड मॉलिक्यूल में कौन बड़ा है। चलिए समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं, पर एटम को और मॉलिक्यूल को, वो समझते नहीं हैं क्या आखिर ये दोनों में आखिर बड़ा कौन है। तो अब यहाँ पे आपको वही समझना होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि देखिए, परमाणु और अणुओं के मध्य अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये दोनों में आखिर अंतर क्या है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म अंश है। जो आपका एटम है, एटम आपका क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको याद नहीं करना। यहाँ पे देखो, एटम है, एटम किसी तत्व का सूक्ष्म अंश, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। किसका? तो एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट जैसे एलिमेंट है, मान लेते हैं सपोज ये एलिमेंट है, इसका जो स्मॉल पार्टिकल है, ये जो बिंदा से हम दर्शाया हुआ, हालांकि वो आँख से नहीं दिखता है, तो ये क्या है, इसका सूक्ष्म, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत छोटा पार्टिकल है, उसे हम एटम कहेंगे, सूक्ष्म पार्टिकल। तो उसी तरह परमाणु जो है, तो इतना आपको पता चल गया। तो उसी तरह अब हम समझते हैं कि अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल। जबकि अणु किसी यौगिक का सूक्ष्म अंश होता है, जो मॉलिक्यूल होता है। अब मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं, एटम के बारे में समझ गए, मॉलिक्यूल, इसको हिंदी में परमाणु और इंग्लिश में एटम कहते हैं, और इसको मॉलिक्यूल, इंग्लिश में मॉलिक्यूल और हिंदी में अणु कहते हैं। अब देखिए, अणु जो है किसी भी कंपाउंड का, कंपाउंड यानी कि जैसे H2O ले लेते हैं, H2O में आप देखोगे यहाँ पे ये H2O क्या है, यौगिक है। क्यों? क्योंकि दो पदार्थ से मिलके दो एलिमेंट से मिलने के बाद ये बना। जैसे हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन का एटम मिला है और एक ऑक्सीजन का एटम मिला है निश्चित अनुपात में। उसके बाद क्या फॉर्म किया? वाटर का फॉर्म किया, यानी कि वाटर बना। और वाटर क्या करता है? जैसे हाइड्रोजन का काम है जलना, और उसी तरह ऑक्सीजन का काम क्या है? उसको जलाना। और दोनों के मिलने से बना जल, और जल का काम है इन दोनों से विपरीत जो यौगिक बनता है दो पदार्थ के मिलने से। जैसे कि हम मान लेते हैं A+B मिलके बनाया हमारा C+D। अब A और B का काम अलग अलग है। जैसे कि A मान लेते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का काम है जलना, और B का काम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी B, इसका काम है जलाना। देखिए दोनों का काम अलग है, लेकिन जो ये C और D बना, यानी H2O जो बना, इसका काम क्या है? आग को बुझाना। देखिए इसका, ये दोनों से बिल्कुल विपरीत काम हो गया H2O यानी जल का। उसी तरह से हम क्या बता रहे थे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल वो होता है जो आपका कंपाउंड होता है, यानी कि आप ये यौगिक जो होता है, यौगिक का जो सूक्ष्म अंश होता है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इतना आपको पता चल गया। आपको बेसिक नॉलेज, हर वीडियो से पहले मैं कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। चलिए आज का बेसिक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और जो ये आपका एटम है, यहाँ पे देखना, कुछ और मैं एटम के बारे में बता देता हूँ। एटम का जो नेचर होता है, एटम जो है सामान्यतः यह क्या बोलता है? स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक नहीं पाए जाते। एटम कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं पाए जाते, लेकिन रिएक्शन में भाग लेते हैं एटम, ये स्वतंत्रता पूर्वक नहीं पाए जाते। कौन? तो एटम। तो अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है। आप कहोगे क्या एटम स्वतंत्रता पूर्वक कैसे नहीं? जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड का एटम बहुत छोटे छोटे, मतलब समझ लो कि इस तरह से बहुत कंसिस्टेंटली एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। मतलब समझ लो कि सूक्ष्म बहुत छोटा जगह होता है एक दूसरे के बीच, यानी कि जो इसका एटम अरेंज होता है सॉलिड के बीच में बहुत, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और यानी कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये एटम। तो ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिस कारण से ये, यानी कि आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता पूर्वक एटम नहीं पाए जाते। लेकिन जो हमारा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या करते हैं? परंतु मॉलिक्यूल स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। यही हमने बताना था आपको, जो बता दिया। इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या करा है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करा है, दो पदार्थ या दो से अधिक समांगी, यानी कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण मतलब क्या? सभी ओर से समान मिला हुआ। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं इमेज बनाता हूँ कि यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जल है, इसमें जल है, अगर इसमें चीनी डाल दिया और उसके बाद इसको मिला दिया अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीठा लगेगा और यहाँ पे मीठा नहीं लगेगा, यानी कि समांगी मिश्रण का मतलब कि सभी ओर से वो समान एक जैसा लगना चाहिए, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपको इतना पता चल गया, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। यानी कि आप कह सकते हो ऐसे, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। आप इसको आप लिख सकते हो। क्लियर। समांगी मिश्रण में सभी भाग संगठन एक समान हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसे हम मिश्रण भी बोलते हैं, और इसी को हम आगे चल के मिश्रण भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको अभी जस्ट बता चुका, इसी को हम मिश्रण भी बोलते हैं। समांगी मिश्रण को ही इसको विलयन भी बोले, क्योंकि यानी कि मिल गया, आप सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। तो जो समांगी मिश्रण को ही हम मिश्रण भी बोलते हैं। इतना आपको पता चल गया। चलिए, ये आपको उम्मीद है कि इतना दूर आपको पता चल गया। यानी कि इन होमोजीनियस मिक्सचर ऑल पार्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द सेम, वी विल इट होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि आप कह सकते हो वी विल इट होमोजीनियस मिक्सचर। इतना आपको पता चल गया। अब आगे देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ आगे देखो, अब बोल रहा है विलयन क्या होता है। चलिए ये समझते हैं विलयन क्या है। विलयन तो यानी सॉल्यूशन। अगर विलयन दो पदार्थ से, यहाँ पे देखो, अगर विलयन दो पदार्थ से मिलकर बना है उसे हम द्विअंगी मिश्रण कहते हैं। अगर तीन पदार्थ से मिलके बना है तो उसे त्रिअंगी मिश्रण कहते हैं। तो इसी में एक चीज खुल के आता है कि दो पदार्थ से विलयन मिलकर बना है द्विअंगी मिश्रण, तीन पदार्थ से मिलकर बना है तो त्रिअंगी मिश्रण। इसी को हम इस तरह से कर सकते हैं, हाउ मेनी सब्सटेंसेस इज अ सॉल्यूशन मेड ऑफ इफ द सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट वी कॉल द्विअंगी मिक्सचर। आप कह सकते हो, हालांकि इसका इंग्लिश हमको नहीं पता, द्विअंगी मिक्सचर आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब विलयन एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि विलयन यानी सॉल्यूशन, आपको इतना दूर तक आपको पता चल गया होगा, आपको थोड़ा बहुत अपना एफर्ट लगाना होगा। अब देखिए विलयन है ये, ठीक। अगर ये दो पदार्थ से मिलके बना है, मन में इमेजिन करो ये विलयन है, अगर दो पदार्थ से मिलके बना है, दो पदार्थ से, तो इसको क्या बोलेंगे, दो पदार्थों से मिलके बना है, दो मेटर, तो इसे हम बोलेंगे द्विअंगी मिक्सचर। और ये अगर तीन पदार्थ से मिलके बना है, तीन पदार्थ से मिलके बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, त्रिअंगी मिक्सचर। इतना आपको पता चल गया, त्रिअंगी मिक्सचर हो गया एक तरह से। चलिए, यही आपको बताना था। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कुछ बता देता हूँ आपको, टिप्स एंड टॉपिक बताता हूँ, जिसको अब आपके मन में होगा कि विलयन तो होता है, लेकिन विलय और विलायक क्या होता है। ये एक तरह का सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसका मात्रा ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट उसे कहते हैं, और सॉल्यूट किसे कहते हैं, अब यहाँ मैं वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, जिसको मिलाया जाता है, जिसको हमने मिलाया उसे हम क्या बोले, विलय। क्योंकि हमने विलायक में मिलाया तो उसको हम क्या कहें, विलय बोला। हमने हिंदी में विलय बोला, आप इंग्लिश में आप इसे क्या बोलोगे, सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन का स्टार्ट हो गया, इतना आपको पता चल गया। उसी तरह से जिसमें मिलाया, हमने तो इसको मिलाया, हमने इसको मिलाया, किसमें मिलाया, जिसमें मिलाया उसे हमने क्या कहा, विलायक कहा। क्या कहा, विलायक, यानी सॉल्वेंट कहा। विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं, इसको आप नोट कर लेना। ये सॉल्वेंट हो गया आपको क्लियर। इतना दूर तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि ऐसे भी आप कह जिसको मिलाया को आया तो ये हो गया सॉल्यूट, यानी विलय हो गया। यानी कि जिसको मिला रहे हैं तो कुछ बड़े में मिला, यानी कि जब कोई नौकरी करने जाता है, कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ को जा रहा है, तो वो कहीं बड़ा जा रहा है, तो यानी कि आप जिसको को लगा तो यानी कि को का बड़ा कौन हो गया, में, यानी कि जिसमें
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको यानी कि सॉल्यूट यानी विलय, जिसमें किसमें जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो जिसमें जा रहे हैं तो उसे विलायक यानी कि सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट से ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, तो उसे हम सॉल्वेंट इस तरह से होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जैसे कि आपके विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलय कहते हैं, ये तो अब मैं आपको बता दिया। और जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो वह अवयव वह विलायक है। वह क्या है? विलायक। तो विलय क्या था आपका? तो सॉल्यूट था, सॉल्यूट। उसी तरह विलायक क्या आपका? सॉल्वेंट है। इतना आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको हालांकि ये बताने की आवश्यकता नहीं, उतना आप समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में ये आता होगा कि चलिए ये एक तरह से हमने बोरी बनाया, एक बोरा, ठीक। इस बोरा में चीनी भर दिया, शुगर, चीनी भर दिया, और इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। आपके मन में आता होगा क्या, इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। देखिए, शक्कर की बोरी में थोड़ा पानी मिलाने पर विलयन कभी नहीं बनेगा, विलयन बनेगा ही नहीं। जैसे कि शक्कर का ही बोरी है, शक्कर का बोरी है मान लेते हैं, शक्कर के बोरी में अगर थोड़ा पानी मिलाने पर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यानी कि कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, कभी नहीं बनेगा सॉल्यूशन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखो, केस 1 में यहाँ पे क्या करा और केस 2 में क्या करा है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे केस 1 और केस 2 में क्या क्या हो रहा है। तो केस 1 में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमने वाटर लिया, अब जैसे ये वाटर लिया हमने, वाटर में हमने 10 ग्राम NaCl मिलाया। कितना? 10 ग्राम NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक। क्लियर? केस 1 में ये किए हमने। अब देखिए केस 2 में क्या हो गया, 20 ग्राम NaCl लिया। कितना? इसमें 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे, तो इसके कंपैरिजन में अगर वाटर इसमें ज़्यादा मिलाया तो ये क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। क्या हो गया? गाढ़ा हो गया, यानी कि 100 ml वाटर है। तो उसी तरह से उसमें आप ऐसे भी कह सकते हो, 100 ml वाटर यानी कि वाटर लिए हमने पहले, उसमें हमने क्या मिलाया? 100 ml वाटर में 20 ग्राम NaCl मिलाया। तो उस वहाँ पे हुआ क्या, केस 2 में ये देखा हमने कि वहाँ पे गाढ़ा हो गया। कैसा हो गया? गाढ़ा। जिस तरह से समुद्र का पानी गाढ़ा होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इसके अपेक्षा में ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, ये वाला। यही हमको आपको समझाना था। इतना आप समझ गए कि आप अपने मन में भी आप इमेजिन करो या आप खुद से करोगे। तो जैसे कि 1 गिलास, 1 बीकर में पानी लिए पीने के लिए, नमक पानी कभी कभी पीने से गला का खराश दूर होता है। तो आप जैसे पिए, 10 ग्राम नमक मिलाया तो उसमें आपको उतना मतलब नमकीन नहीं लगेगा, उतना गाढ़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर 100 ml में 20 ग्राम NaCl नमक को डाल दिया जाए तो उसके अपेक्षा आप पियोगे तो ज़्यादा गाढ़ा आपको लगेगा। तो आप कह सकते हो ये आपको कैसा लगा? तो गाढ़ा लगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता के पद के बारे में। अब देखो हमने पढ़ना है सांद्रता के पद। अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है? मास परसेंटेज। इसको डिनोटेड किस चीज़ करते हैं? परसेंटेज। इस तरह से W/W, इस तरह से आप डिनोटेड इसको कर सकते हो, W/W। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे सबसे पहले एक बीकर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे विलय किस में मिलाया? जिसमें मिलाया विलायक में मिलाया। तो विलय है, यानी कि ये सॉल्यूट को हम मिलाने जा रहे हैं। विलय का द्रव्यमान मान लेते हैं, द्रव्यमान यानी M यानी मास है। तो यानी कि A सब्सटेंस है जिसका नाम A है, और उसका द्रव्यमान कितना है? M है। यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है? मास। द्रव्यमान इसका M हो गया। सब्सटेंस A का, सब्सटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे।
अब वहाँ पे बी लिखूंगा इधर, तो आप वो भी समझ जाना, ठीक। तो सब्सटेंस ए जो है इसको हमने यहाँ पे मिलाया, ठीक। जब यहाँ पे मिलाया, इसका द्रव्यमान कितना है, m है। तो उसी प्रकार से सब्सटेंस बी को भी हमने यहाँ पे मिलाया, जिसका द्रव्यमान भी, उसका भी द्रव्यमान कितना है, m है। तो इसको हम विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, क्या कि इसी में हमने मिलाया, इसका मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या हो गया आपका, विलायक हो गया, ये आपका विलय हो गया, जो मिलता है विलय, जिसमें मिलाया जाता है विलायक। क्लियर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी द्रव्यमान m है और इसका भी द्रव्यमान m है। और सब्सटेंस कौन है, तो सब्सटेंस b है। सब्सटेंस आप इसको नोट कर लेना, सब्सटेंस हो गया ये, यानी कि पदार्थ। इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आगे चलते हैं। इतना करने के बाद आप क्या करोगे कि आपको विलयन, जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को मिलाने के बाद, जैसे दोनों को मिला दिए हमने, एक कलर काला कलर से दिखाया है, कोई रेड कलर से, दोनों को हमने मिला दिया, इस सब्सटेंस को भी और इस सब्सटेंस को भी, दोनों का द्रव्यमान के बारे में हम पूछेंगे। अब देखिए आगे चलोगे तो आपको पता मिलेगा, आपको पता होगा कि दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन है, यानी कि सॉल्यूशन, विलयन जो हमारा प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, तो आप जानते हो सब्सटेंस ए का द्रव्यमान m है, प्लस दोनों को जोड़ दोगे, और सब्सटेंस बी का द्रव्यमान कितना है, m, दोनों का, इस तरह से दोनों को जोड़ दोगे, ठीक। तो उसी तरह से पूछ रहा है विलयन में उपस्थित विलय कितना है, तो विलयन में उपस्थित विलय कितना है, तो हम सॉल्यूशन में पूछ रहा है, तो हम चलिए समझते हैं। विलयन में उपस्थित, अब हम आपको कहेंगे कि विलयन में उपस्थित विलय कितना है। अब जो हमारा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो बना, इस सॉल्यूशन में उपस्थित विलय कितना है, यानी कि ए पूछ रहे हैं, सब्सटेंस ए के बारे में, इसका कितना है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। विलयन में उपस्थित विलय कितना है, विलय कितना है, तो इसी के बारे में हमको जानना है। चलिए हमने आपको पूछा, अब आप देखो आप क्या बताओगे। आप बताओगे यहाँ पे आपका एम ए है, एम ए, यानी कि आप इतना है, आपको विलयन में उपस्थित विलय आपका इतना है, क्योंकि सब्सटेंस ए का द्रव्यमान m था, तो इतना ही तो होगा विलयन में उपस्थित आपका द्रव्यमान, यानी कि सब कुछ इतना है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखो, आप आगे चल के आपको यहाँ पे देखो, आगे आपको यहाँ पे मिलेगा एम ए प्लस, ये सोल्यूशन का है, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है, एम ए प्लस एम बी, ये दोनों क्या है, सब्सटेंस है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों सब्सटेंस यानी पदार्थ है, और इसका द्रव्यमान m है, दोनों का द्रव्यमान m है। क्लियर। तो इस तरह से ग्राम है। क्लियर। यहाँ पे हमने ग्राम लिख दिया। अब देखो विलय जो होता है, विलय, तो ये दोनों करने के बाद, यानी सॉल्यूशन में पूछ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में विलय कितना है, तो सॉल्यूशन में विलय ma है, तो वही हमने यहाँ पे आपको जस्ट बताया, आपको ma आपका विलय सॉल्यूशन में। तो आपको अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बताते चलो, 1 ग्राम विलयन में विलय कितना है, तो 1 ग्राम विलयन में, चलिए समझते हैं। 1 ग्राम विलयन में, 1 ग्राम विलयन में विलय कितना है, विलय कितना, जो सॉल्यूशन बना 1 ग्राम विलयन में विलय कितना है, तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 ग्राम विलयन में विलय है आपका Ma/Mb, इतना विलय हो गया आपका। अब आगे आप देखोगे, अब आपको पूछा जा रहा है 100 ग्राम विलयन में विलय कितना है। अब 100 ग्राम विलयन में विलय कितना है आपको, तो आपको यहाँ पे ये निकालना, विलय पूछ रहा है, इसका बहुत सिंपल है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दो। आपको क्या बोल रहा है, 100 ग्राम विलयन में, सेम चीज़ यहाँ विलयन आप लिख देना, विलयन, और यहाँ पे विलय कितना है, तो विलय के बारे में हमको पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर में लिखो। ये सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए के बारे में हमको पूछ रहा है कि इसका कितना है द्रव्यमान, तो m, तो ये नीचे में जितना है और दोनों को प्लस कर दो, Ma प्लस Mb गुना 100, ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए आपको किस तरह से फॉर्मूला बना, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया, यही हमको बनाना था, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी कि
1 ग्राम विलियन में विलय कितना है, MA/MB। अब पूछ रहा है 100 ग्राम विलियन में विलय कितना है विलय। तो आपको जो पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो विलयन के बारे, विलय के बारे में पूछ रहा है, विलय के बारे में पूछ रहा है। तो विलय क्या था हमारा, ए था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे विलय क्या आपका, ये आपका विलय है, विलय है ये, इसके बारे में पूछ रहे हैं। और सब्सटेंस ए है, ए के बारे में बताया, और ये विलायक है आपका। तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे कहा कि जो 100 ग्राम विलियन में सॉल्यूशन में विलय कितना है, तो जिसके बारे में पूछा हमने उसको ऊपर लिखा, और विलय प्लस विलायक का जोड़ गुना 100 कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया। अगर इसको आप बैठाओगे तो यहाँ पे इस तरह से आप बैठा सकते हो फॉर्मूला में। तो द्रव्यमान पूछा जा रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत बोलो, या आप बोल सकते हो मास प्रतिशत। ये आपका कितना होगा, विलियन का द्रव्यमान, अपने ऊपर में लिखोगे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान बटे नीचे क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है जिस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ, आप समझ जाना, मास बटे विलियन का द्रव्यमान। विलियन का मतलब दोनों चीज का जोड़, यानी कि विलय प्लस विलायक का जोड़, विलियन का मास, और यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा, गुना 100। इस तरह से आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आयतन के बारे में। ये आपको बताया मैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान में आपको इस तरह से आपको फॉर्मूला तैयार करना है। आपने खुद ये फॉर्मूला तैयार कर लिया। आपको उम्मीद है ये कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो पीछे जाके आप फिर से देखो और फोकस करो वीडियो पे, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको आयतन प्रतिशत बताता हूँ। आयतन प्रतिशत यानी कि आप वॉल्यूम प्रतिशत, इसको किस तरह से दिखाओगे, प्रतिशत V/V, इस तरह से आप इसको दिखाओगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गया, जैसे कि यहाँ पे आपको विलय पूछा, अगर यहाँ पे आपको विलायक का द्रव्यमान पूछा तो जो पूछेगा आपको उसको ऊपर में लिखना, और नीचे में सेम उसी प्रकार से सॉल्यूशन में आपको पता है कि दोनों को जोड़ देना और गुना 100, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक, मैं आपको आगे के वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा। मैं आपको अभी आयतन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ प्रतिशत V/V। अब यहाँ पे देखो, एक B कर लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सी तरीका है इसका भी, सेम उसी प्रकार से है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे देखो, सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए सब्सटेंस ए जो है, यहाँ पे आप इसको वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हमको वॉल्यूम इसमें पता करना है, वॉल्यूम इसका। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विलायक, और ये आपका क्या हो गया, विलय। जो मिलता है वो विलय होता है, और जिसमें मिलता है विलायक हो गया। क्लियर, ये ज़्यादा होगा। अब इतना आपको पता है। अब हमने क्या किया, सब्सटेंस ए है, इसको हमने कहा V ए हो गया ये, और ये VB हो गया। क्लियर, जब ये दोनों को आपस में मिलाया तो कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। दोनों को जब हमने आपस में मिलाया, जैसे कि वाटर और NaCl को हमने मिलाया, तो अब यहाँ पे देखो, आपको इतना पता होगा कि 0.5% हमने यहाँ पे निकला, 0.5% निकला। जो ये 0.5% है, इसको हम, ये तो वेट बाय वेट हो गया, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। इसको हमको यही दिखाना है यहाँ पे, इसी को हमको समझना है आखिर क्यों हुआ, आखिर इस तरह से। तो हमको निकालना क्या, आयतन प्रतिशत निकालना, यानी कि वॉल्यूम प्रतिशत निकालना है। तो वॉल्यूम प्रतिशत को हम इस तरह से निकालेंगे। चलिए, वॉल्यूम प्रतिशत हमको निकालना है। तो हमको विलय का आयतन कितना है, तो विलय का आयतन हमको, चलिए विलय का आयतन हम खोजते हैं। तो विलय का आयतन ये हो गया। तो विलय का आयतन, चलिए लिख दो आप यहाँ, VA अपन विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन तो दोनों जोड़ना होगा, VA अब प्लस VB, इसमें भी जोड़ना होगा। इस तरह से आप जोड़ दोगे, ठीक। तो इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे 100 आप लिख दो इस तरह से। इस तरह से इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, यानी कि ये जो आपका वॉल्यूम हो गया, ये आयतन हो गया।
ये आपका आयतन हो गया। आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, विलय का हमको आयतन पूछ रहा है तो विलियन में, तो विलय का आयतन विलियन गुना 100 इस तरह से बन जाएगा। विलियन जब भी होगा तो VA प्लस BB आपको दोनों को जोड़ना होगा तब निकलेगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। हाँ, जिन स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो क्या आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको उसके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिजिक्स एंड बायोलॉजी का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा न्यूमेरिकल के साथ, कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा और इससे रिलेटेड आपको किस तरह से आपको पकड़ना होगा। बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में आपको न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आता होगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे न्यूमेरिकल समझना है और न्यूमेरिकल को किस तरह से क्रैक करना है। क्लियर? आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।